हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी का जो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है मैथ्स का, वो जो 27 फरवरी को होगा गणित का, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, जिसमें इरेशनैलिटी प्रूव करना होता है, यानी कि किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जो है कहता है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा 27 तारीख को। तो उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ये होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √6 एक अपरिमेय संख्या है, √7 होगा। मतलब रूट के सिर्फ एक नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक दूसरा तरीका होगा जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा, वो होगा अपना कि √3 जैसे मान लीजिए लिखा है, इसके पीछे यहाँ पे कोई नंबर बाहर लिखा होगा जो कि एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि एक परिमेय आएगा, एक अपरिमेय आएगा। अब वो अपान में भी हो सकता है, इंटू में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, जैसे कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे प्रूव करने के लिए बोलेगा, जैसे √3 तो यहाँ लिखा ही है √3, ऐसे 4 + √3 या 4 - √3 या 4 × √3। अब जरूरी नहीं 4 ही आए, कोई बाहर एक परिमेय संख्या मिलेगी, और √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो ऑपरेशन होगा, उनके साथ हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछेगा। तो दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, 100% है ये। ठीक है, तो ये 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है और कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 और 4 नंबर जो भी आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आप आराम से जो है उसको हासिल कर सकें। तो कैसे करते हैं अपरिमेय संख्या को प्रूफ, यहाँ पे हम लोग पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको एक परिमेय पता होनी चाहिए, और वो थ्योरम है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए यम, यहाँ पे लिखेंगे कि ये परिमेय है, एक परिमेय है। परिमेय ये है कि यदि मान लीजिए कोई इंटीजर है, यदि कोई पूर्णांक है, मान लीजिए यम है, जो कि n स्क्वायर को विभाजित करती है, यम n स्क्वायर को विभाजित करती है, तो जो यम होगा तो यम n को भी विभाजित करेगा, ये एक परिमेय होगी जो कि यूज होगी। अब ये जो यम है वो n स्क्वायर को विभाजित करेगा। ये सिचुएशन क्रिएट कब होगी, जब आपको कभी भी दिखे आपको कि n स्क्वायर ऊपर लिखा है और यम नीचे लिखा है, यानी कि n स्क्वायर अपान यम अगर कहीं पे भी दिखाई देगा, तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं इसको देख के। दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ लिखी गई हो तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करते हैं, मतलब गणितीय रूप में हम जो है इसको बना लेंगे और लिखेंगे कि यम n को विभाजित करता है, तो यम जो है नीचे होगा और n ऊपर होगा। तो अगर ये चीज़ लिखी गई है तो इसको ये लिख देंगे, और अगर ये स्टेटमेंट लिखा गया है उसको ये मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा पहली वाली बात। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, जो है सहअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। कौन से होते हैं कोप्राइम नंबर? पहली बात तो ये हमेशा जो है, ये ऑलवेज मतलब हमेशा जो है ये जोड़े में होगा, और ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिनका जो HCF है, या फिर मासा कह सकते हैं इसको, या फिर मतलब मासा कितना होगा, 1 होगा, या फिर जो है कह सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तभी आप जो है अपरिमेय संख्या प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला परिमेय और ये चीज़ जो कॉमन फैक्टर वाली बात है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है इसको प्रूफ करते हैं। कैसे ये प्रूफ होगा, आइए करते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे आपका √3 का होगा वैसे ही √5 का होगा, वैसे ही √6 का होगा, √7 का भी वैसे ही होगा। तो सबका लगभग सेम ही होगा, वही तरीका है सबका।
इरेशनैलिटी प्रूव करने का। चलिए इसको जो है हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में ये करते हैं कि जिस चीज़ को प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग लेके चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। या अगर किसी व्यक्ति को चोर दिखाना है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो व्यक्ति ईमानदार है। इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी कि जो चीज़ सिद्ध करना होगा उसका अपोजिट हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इसमें भी हम लोग अपोजिट लेके चलेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या एक परिमेय संख्या है। तो माना, यहाँ पे लिख देंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जिसे P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है किसी भी परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का, तो वो अनडिफाइंड माना जाता है। इसलिए यहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, P और Q इंटीजर होने चाहिए यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी चीज़, P और Q के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या जो HCF होगा, मासा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग √3 को लिखेंगे P/Q के रूप में, जहाँ यहाँ पे लिख देंगे जहाँ P, Q एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है। तो अगर ये एक पूर्णांक है, दूसरी चीज़ कि P व Q के बीच, अच्छा P व Q एक पूर्णांक है और साथ ही साथ जो Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे हमको लिख देनी है, ठीक है। तो P व Q के बीच है जो HCF होगा, या हिंदी में बोलते हैं इसको मासा, या फिर कह सकते हैं या जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो आपको ये चाहे HCF लिख देना है या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख देना है, कोई एक ही लिखेंगे तो भी चल जाएगा, दोनों ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, एक होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q√3 = P। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे अपना, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना यहाँ से? Q√3 का स्क्वायर हो जाएगा इधर = P का स्क्वायर, और Q√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Q², और √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपना कितना? 3 = कितना हो जाएगा यहाँ पे? P का स्क्वायर। अब हम लोग 3 को उधर भेज लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q का जो स्क्वायर होगा वो P² और अपान में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये जो Q का स्क्वायर P बराबर Q का स्क्वायर बराबर P² अपान में 3 आया है, इसका मतलब होगा कि जो 3 है वो P² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, इस समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 3P² को विभाजित कर रहा है, 3P² को विभाजित कर रहा है, अतः प्रमेय से 3P को विभाजित करेगा, अतः 3P को भी विभाजित
करेगा। तो 3p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3p को भी विभाजित करेगा। अब ये चीज़ देख के ये स्टेटमेंट लिखा गया है, तो अब इसको देख के अभी आपको समझाया भी था कि 3p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। तो इसका मतलब होगा कि p/3 लिखा गया रहा होगा, तभी ये बात बोली गई है। ठीक है, तो p/3 यानी कि 3p को विभाजित कर रहा है, तो कुछ टेबल कुछ पहाड़ा पढ़ा जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो मान लेंगे यहाँ पे a बार जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि जब 3 का पहाड़ा a बार पढ़ते हैं तो p आ जाता है, क्योंकि p एक अननोन नंबर है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा p/3 का वो भी एक अननोन नंबर होगा, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये a के बराबर है। ठीक है, तो अब तिरछा गुणा करा लेंगे यहाँ से, यानी कि p की वैल्यू निकालेंगे जो कि अपना 3a बन जाएगा। तो p का मान निकल के कितना आ गया, 3 में 3a आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। और इस समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ से हम p का मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से p का मान, समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे कितना होगा। तो जैसे ही रखेंगे तो ये बन जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। p कितना है अपना, 3a है, 3a और अपान में जो है 3, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी करना है, तो ये बन जाएगा q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9a का स्क्वायर, और अपान में कितना 3, और इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जो q स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है वो 3a स्क्वायर के बराबर आ गई। 3 को उधर भेज देंगे तो q स्क्वायर अपान में 3 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखेंगे तो जो a का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा q का स्क्वायर और अपान में कितना 3। ये a है, ये q है। अब फिर से वही स्टेटमेंट, इसको इक्वेशन नंबर जो है नहीं, इक्वेशन नहीं मानेंगे, इस स्टेटमेंट को देख के हम लोग लिखेंगे कि जो 3 है वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखे थे वैसे ठीक यहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, बस वहाँ पे p था, यहाँ पे q है। तो 3q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि 3q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3q को भी, या परमेय से कह सकते हैं कि परमेय से, या इसलिए लिख देंगे 3q को भी विभाजित करेगा, तो अगर 3q को विभाजित करता है तो कैसे दिखेगा ये मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, तो मतलब q ऊपर रहा होगा और अपान में 3 रहा होगा, और q अपान 3 कुछ आएगा, हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि वो b के बराबर आ गया। यहाँ बोलेंगे कि माना b के बराबर है, तिरछा गुणा करा के q का मान निकालेंगे तो q इक्वल टू हो जाएगा 3b। ये इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 क्या है अपना, जो p है वो 3a के इक्वल है। समीकरण 2 में p 3a के बराबर है, और समीकरण 3 में जो q है वो 3b के बराबर है। अब यहाँ से स्पष्ट है कि p और q के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो 3 निकल गया रहा। देखिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी है, तो मतलब जो कॉमन फैक्टर वो 3 है, जबकि हमें पता है कि कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो है विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि हमने गलत अवधारणा मान लिया है। क्या गलत अवधारणा है कि एक जो √3 है परमेय संख्या है,
इसी वजह से यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विरोधाभास मतलब जो बात निकल के आई थी यहाँ पे, जो हम जानते हैं वो नहीं मैच कर रहा है, तो विरोधाभास हो गया। उसका रीज़न यही है कि √3 का परमेय संख्या जो हमने ये मान लिया है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आप उठा के लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इनका जो HCF है या जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड किसका, P, Q का कितना है, यहाँ पे 3 आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कितना है, 1 है। यहाँ पे लिख देंगे जबकि, या इसी को HCF भी लिख सकते हैं, या जो मासा निकल कर आएगा किसका, P, Q का, वो कितना है, 3 है। यहाँ पे लिखेंगे जबकि हम जानते हैं, कि P व Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड, P व Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड, P व Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिसका कारण हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा है। यहाँ पर लिख देंगे जिसका कारण हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा क्या है, क्या हमने माना था कि √3 अवधारणा कि √3 एक परमेय संख्या, जिसका कारण हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा कि √3 एक परमेय संख्या है, हाँ, क्या यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसका कारण हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा कि √3 एक परमेय संख्या है के कारण हो रही है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, तो ये लास्ट में जो है आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छे समझ में आ जाए। अगर आप लास्ट में अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, वरना एक आध नंबर वो काट भी सकता है, क्योंकि सब कुछ ठीक रहेगा। अगर लास्ट में आपने गड़बड़ लिखा है तो नंबर आपका ज़रूर कटेगा। ठीक है, एकदम साफ सुथरे ढंग से लिखना है। इसमें लिखने वाला ये थ्योरेटिकल है थोड़ा, तो क्या करना होता है, उल्टा मान के चलेंगे और थ्योरम जब ही हमने बताया था वो यूज होगा, और साथ ही साथ जो परमेय संख्या की परिभाषा है उसको यहाँ पे यूज़ में लिया जाएगा। तो इस तरह से किया जाएगा। आपको ध्यान रहे कि एक बार जल्दी से बता देते हैं कि कैसे किया गया है। तो सबसे पहले उसको उल्टा मान लेंगे कि √3 एक परमेय संख्या है। दूसरा कि अगर वो परमेय संख्या तो P/Q के फॉर्म में होगा। ये सारी चीज़ें लिख देंगे कि P और Q पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, Q 0 नहीं होगा, P और Q के बीच जो HCF होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पे तिरछा गुणा कराएंगे, स्क्वायर करेंगे और Q² = P² 3 ले आएंगे। अब इसको देख के हम लोग ये वाली लाइन लिखेंगे कि P² को विभाजित कर रहा है 3 या 3 विभाजित कर रहा है P² को, तो परमेय है कि अगर स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि अगर 3P² को विभाजित करेगा तो 3P को भी विभाजित करेगा। तो ये सारी थ्योरम वगैरह लगा के हम लोग यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे। इस P की वैल्यू को जो है यहाँ उठा के रख देंगे, जिसको हम लोग ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी सब कुछ बन जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में
फिर से वही चीज़ें लिख देंगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं, जो कि समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। पी और क्यू के बीच देखेंगे कॉमन फैक्टर कितना है, 3 है, जबकि हम जानते हैं कि पी और क्यू के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा कि √3 एक परमेय संख्या है के कारण हो रही है, अतः √3 एक अपर्मेय संख्या है। तो इस तरह से करना होता है। तो ये रहा पहला वाला टाइप। तो जैसे √3 होगा वैसे √5 होगा, वैसे ही √6 होगा, वैसे ही √2 होगा, वैसे ही √7 होगा, सबके सब सेम होंगे। सिंगल नंबर दिखेगा तो ये वाला पूरा प्रोसेस आपको देखने को, मतलब पूरा प्रोसेस आपको वहाँ पे लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका जो दूसरा टाइप है उसको कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसके दूसरे वाले टाइप को, जिसमें 2 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या। अब यहाँ पे इंटू है, जरूरी नहीं यहाँ पे इंटू ही है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ये 2 डिवाइड में भी जा सकता है। तो कैसे भी हो, अगर आपको 2 नंबर दिखे, एक अपरमेय और दूसरा परमेय, तो आपको ये वाला प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना होगा जो अभी बताने जा रहे हैं। और सिंगल नंबर दिखेगा तो जो अभी जस्ट क्वेश्चन किए हैं उसके जैसा लगाना होगा, पर अगर इस तरह से दिखेगा तो इसको इस तरह से लगाना होगा। देखिए कैसे लगाते हैं, इसमें भी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे, उल्टा मान के यहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो सारा प्रोसेस लगभग यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि माना जो है 2√3 एक परमेय संख्या है। माना 2√3 एक परमेय संख्या है। 2√3 को एक परमेय संख्या मानेंगे, तो अगर 2√3 एक परमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। तो इसको लिख देंगे P/Q, और जहाँ सारी चीज़ यहाँ पे भी लिख देंगे, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, मतलब इंटीजर हैं, तथा जो Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही साथ P व Q के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जानते हैं ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे इसमें। अब हम लोग करते ये हैं, यहाँ पे देखिए P और Q यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम लोग को करना ये है कि यहाँ पे एक परमेय संख्या, जो 2 लिखा वो परमेय संख्या, जो √3 है वो एक अपरमेय संख्या है। तो एक तरफ परमेय संख्या लिखेंगे, एक तरफ अपरमेय संख्या लिखेंगे, यानी कि 2 को अकेले रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर √3 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से P/Q, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे रूट में कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो P/Q रूट में 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 = अब यहाँ पे जो है थोड़ा परमीकरण कर लेते हैं तो सही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, चलिए जरूरी नहीं है लेकिन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √3, यानी कि P√3, और अपान में जो है ये √3 गुणा होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। अब आपको यहाँ पे साइड में एक चीज़ समझाते हैं, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। कभी भी अगर परमेय संख्या लिखा हो और गुणे में परमेय संख्या लिखा हो तो जो आंसर आएगा वो परमेय आएगा, यानी कि परमेय संख्या परमेय गुणे परमेय, जो आंसर आएगा वो परमेय आएगा। लेकिन अगर कभी भी परमेय लिखा हो, यानी कि परमेय संख्या रैशनल नंबर लिखा हो और गुणे में अपरमेय संख्या लिखा हो, गुणे में क्या लिखा हो, अपरमेय संख्या, तब जो आंसर आएगा वो एक अपरमेय संख्या निकल के आती है, ठीक है। तो ऐसे ही डिवाइड में भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़ है आपका, डिवाइड में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सके, हाँ डिवाइड में भी लगभग यही होगा। ज़रूरी ही है कि अगर ऊपर जो है एक परमेय संख्या लिखा हो और नीचे अपरमेय संख्या लिखा हो तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपरमेय संख्या ही आता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर वो इरेशनल नंबर अपान इरेशनल नंबर हो, अपरमेय संख्या अपान अपरमेय संख्या हो, तो जो रिजल्ट है वो जो है अपना परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर कभी भी पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखा हो, यानी कि इंटीजर बटे इंटीजर लिखा हो, तो ये 100% गारंटी है कि एक परमेय संख्या होती है। क्या होगा, एक परमेय संख्या यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, तो देखिए ये क्या लिखा है, P क्या है एक, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 3 क्या है, एक पूर्णांक है, और Q क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब भी पूर्णांक और पूर्णांक को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है।
दूसरी चीज़, अच्छा इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो P/3Q लिखा है ये क्या है। तो जो P/Q, P क्या है पूर्णांक, नीचे 3 क्या है पूर्णांक, Q क्या है पूर्णांक, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होगा। तो मतलब ये जो चीज़ है, मतलब यहाँ पे जो 2 = P/3Q है, P/3Q ये क्या है, ये जो है ये परमेय संख्या है। ये क्या है, परमेय संख्या है। तो अगर ये परमेय संख्या हो जाएगा तो ये परमेय हो गया, गुणे √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परमेय गुणे अपरमेय। परमेय गुणे अपरमेय क्या बनता है? अच्छा यहाँ पे लिखे परमेय गुणे अपरमेय एक अपरमेय संख्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना परमेय संख्या गुणे अपरमेय संख्या, तो ये बन जाएगा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। और 2 क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बीच में किसका साइन है, बराबर का साइन है, जो कि कभी हो नहीं सकता है, यानी कि ये कभी भी बराबर के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख देंगे जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, यानी कि परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या जो कि क्या है, असंभव है। मतलब यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे इस बात को लिख देंगे अतः यहाँ पर वही पूरी चीज़ लिखेंगे जो अभी लिखे थे। अतः यहाँ पर विरोधाभास विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसका कारण यहाँ पर लिख देंगे, जिसका कारण हमारे द्वारा मानी गई, यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, जिसका कारण हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा, कौन सा अवधारणा, यही कि √2 √3 एक परमेय संख्या है के कारण हो रही है। गलत अवधारणा 2 √3 एक परमेय संख्या है, के कारण हो रही है। अतः लास्ट में लिख देंगे कि 2 √3 एक अपरमेय संख्या है, 2 √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से करेंगे जब भी एक परमेय एक अपरमेय आता है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसमें एक परमेय और एक अपरमेय आएगा। तो ये रहा 2 टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको ये देख के जाना, ये 100% आएगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है।